नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हर रोज की तरह शाम 7 बजे हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। और अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको ये हम बताएं कि आखिर में आज हम ऑन द शो में किन विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। एक छोटी टिप्पणी सर आपसे, ये 3 दिन का जो अंतराल रहा, बल्कि 3.5 दिन का अंतराल रहा, लोगों का हमारा बोनस पॉइंट नहीं जा पाया। लोग आपसे भी शिकायत कर रहे थे, अलग अलग टिप्पणियों के माध्यम से कर रहे थे। और आपकी कल जो है शाम को जो है हम इसको जाकर लेकर के लाइव गए। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से सर? जो तमाम टिप्पणियाँ, जो तमाम प्रेम उलाहनाएँ, थोड़ी सी शिकायतें भी यहाँ पर देखने को मिली, आप टिप्पणी क्या करना चाहेंगे उस पर? नहीं विपुल जी, सबसे पहले तो मैं, जैसे मैंने कल भी कहा था तो मैं आज भी कहता हूं कि ये हमारी चूक थी या हमारी तकनीकी दिक्कत थी यूट्यूब के साथ, तो इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से क्षमा चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये रुका लेकिन हमारे वश में नहीं था। और दूसरा ये कि उसके बाद जिस तरीके की टिप्पणियां आई, इसके के आने के बाद जिस तरीके के उपालंभ मिले, उलाहने मिले, और जिसने अधिकार भाव से लोगों ने अपना समर्थन और अपनी शिकायतें दर्ज कराई, उससे हम और पूरी बोनस की टीम अभिभूत है। आप लोगों का जो स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इसलिए हम वापस इसको तुरंत जल्दी से जल्दी वापस इसको बोनस पॉइंट को आपके सामने ला सके और हम अब सारी गतिविधियां सुचारू रूप से सामान्य कर पाए जी। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। फटाफट आपको ये बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देंगे बोनस पॉइंट की शुरुआत आज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा होने की अब संभावनाएं हैं। इसकी तैयारी चल रही है और इस पर क्या कुछ डिटेल है, विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। इसके बाद 2 व्हीलर्स को लेकर के आए नए नियमों पर भी बात होगी। 2026 से देश में जितने भी नए 2 व्हीलर्स बनेंगे उन सभी में ABS जरूरी होगा। सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इस पर भी आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। अगली खबर इंफ्रा प्रोजेक्ट से जुड़े लोन पर है। रिजर्व बैंक ने प्रोविजनिंग पर बैंकों और NBFCs को बड़ी राहत दी है और अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि RBI ने राहत क्यों दी और इसका असर क्या होगा। और इससे जुड़े हुए जितने भी आज स्टॉक्स थे, शानदार मूव आज देखने को मिला है शेयर बाजार के अंदर। इसके बाद रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर मारुति की बढ़ती हुई टेंशन पर भी बात करेंगे। कंपनी ने कहा है कि उसके पास जुलाई के अंत तक का ये स्टॉक बचा है। जानेंगे कि अन्य ऑटो कंपनियों की स्थिति क्या है। इसके बाद रूस पर यूरोप के लगने जा रहे नए प्रतिबंधों पर बात होगी। इस बार यूरोप ने रूस के तेल पर नए प्रतिबंधों की तैयारी की है और इन प्रतिबंधों का भारत पर भी असर होगा। क्या असर होगा, बात करेंगे अंशुमान सर से डिटेल में। आखिर में ईरान और इजराइल युद्ध पर बात होगी। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान पर हमले से पहले 2 हफ्ते का इंतजार करेगा। इस दौरान ईरान के साथ वार्ता हो सकती है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारी अटकलें हैं, डिटेल में होगी इस पर बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी खबर के साथ। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीमा रेगुलेटर IRDAI ने और परिवहन विभाग मंत्रालय ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम 10% बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए प्रीमियम में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि लो रिस्क व्हीकल्स के लिए प्रीमियम कम बढ़ेगा। सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार आखिर में ऐसा क्यों करने जा रही है? विपुल जी, पहली बात तो ये कि दर्शकों को पता चले कि उनका मोटर इंश्योरेंस महंगा होने जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो कंपोनेंट होता है आपके बीम के मोटर इंश्योरेंस में, उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। 2018 से ये 5 से 15% के आसपास था, अब इसमें 10% की तक की बढ़ोतरी की जा रही है और इसकी मांग लंबे समय से बीमा कंपनियां कर रही थी। भारत में बीमा लगातार महंगा हो रहा है, ये हमें पता है। इस कंपोनेंट की बढ़ोतरी के साथ अब ये जो एक डिस्पैरिटी थी कि बीमा की बाकी हिस्से में बढ़ोतरी होती थी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को में बढ़त नहीं थी, उसे कवर किया जाएगा, उसे दूर किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर और सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। थर्ड पार्टी कवरेज का पर्पज़ ये होता है कि अगर गाड़ी के साथ, वाहन के साथ किसी की दुर्घटना हो और उसमें कोई तीसरा पक्ष प्रभावित हो तो उसे भी प्रॉपर कवरेज मिल सके। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ती है, इलाज की लागत बढ़ती है, उस हिसाब से बीमा प्रीमियम में और बीमा के हिस्सों में से संशोधित किया जा सकता है। तो ये खबर एक तरह से जो बीमा का लाभ लेने वाले हैं उनके लिए तो अच्छी है, लेकिन जो पॉलिसी लेने वाले हैं उनके लिए, उनके जेब पर ये बोझ बढ़ाएगी।
बोझ बढ़ाएगी, और यही वजह रही। खैर, लोगों के ऊपर तो बोझ बढ़ेगा, लेकिन बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ। HDFC लाइफ इंश्योरेंस 2.25%, नीवा ऊपा का शेयर जो है करीब 1.5-2%। इसके अलावा LIC का शेयर 1%। जितने इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां थीं, मतलब उन सब में आज मोमेंटम देखने को मिला। इस बीच गांव में बीमा को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी AIC ने GST काउंसिल से ये मांग की है कि गांव में बिकने वाले जनरल बीमा प्रोडक्ट्स पर GST न वसूला जाए। फिलहाल जनरल बीमा प्रोडक्ट्स पर 18% की दर से GST वसूला जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा पर यह टैक्स लागू नहीं होता, और AIC की यह मांग है कि गांव में अन्य बीमा प्रोडक्ट्स पर भी इसी तरह की छूट दी जाए। सर, इंश्योरेंस पर GST की रियायत मिलने के कितने आसार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? लगभग 1 साल से विपुल जी प्रस्ताव GST के एजेंडे पर है। GST की अगली बैठक होने वाली है, अभी तक उसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो पिछली बैठक हुई थी उदयपुर में, उसमें ये प्रस्ताव आया था, और उसके बाद बीमा उद्योग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गहरे मतभेद दिखाई दिए थे। दरअसल बीमा पर GST घटाने के बाद केंद्र सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान होगा, और वो नुकसान भरने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कह रही है। राज्यों का कहना है कि केंद्र का फैसला है, केंद्र को इसे तय करना चाहिए, इस नुकसान को उनके माथे नहीं डाला जाना चाहिए। बीमा कंपनियां इसका अलग तरह से विरोध कर रही हैं, क्योंकि अगर ये खत्म होगा तो उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा। तो कुल बीमा पर GST का मामला अभी भी लंबित है, और हालांकि GST काउंसिल की एक कमेटी इसमें कमी की सिफारिश दे चुकी है, बल्कि कुछ हिस्सों में तो में GST खत्म करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा है, जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों के लिए बीमा पर GST खत्म की जाए। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उस पर कोई GST नहीं लगता है, वो GST से बाहर है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अन्य जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकते हैं जनरल इंश्योरेंस के, उन पर बीमा कम करने की बात है। अभी भारतीय बीमा बाजार में विपुल जी ग्रामीण और शहरी के हिसाब से दरें GST की तय नहीं होती हैं। बीमा चाहे गांव का आदमी खरीदे या शहर का आदमी खरीदे, उसके लिए GST की दर एक ही जैसी होती। तो ये एक नया पहलू है, एक नया पेंच है जो इस पूरे मामले में आया है, और ये इस समय आया है जब GST काउंसिल की बैठक की तैयारियां चल रही हैं। संभावना है कि इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में GST काउंसिल की बैठक होगी। जी। इस बीच जनवरी में से देश में जो भी टू व्हीलर नए बनेंगे उन सभी में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना अब जरूरी होगा। सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। दोपहिया से यात्रा करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा ये भी तैयारी हो रही है कि टू व्हीलर की बिक्री के समय ही 2BIS मार्क हेलमेट भी बेचे जाएंगे। सर, ऑटो कंपनियों पर इस फैसले का किस तरीके का असर देख रहे हैं? ऑटो कंपनियां अगर आप ध्यान दें तो पिछले 4-5 महीनों से इस पर थोड़ा हिला हवाली कर रही थी और ज्यादा समय मांग रही थी। जो ABS सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जब अचानक किसी बाइक में ब्रेक लगाया जाता है और अगर उसके व्हील में ये सिस्टम नहीं होता है तो दुर्घटना का खतरा रहता है। अभी तक भारत में 150 सीसी की बाइक्स में इस ब्रेक सिस्टम को लगाने की अनिवार्यता है नियमों के तहत। अब हर तरीके के दोपहिया वाहनों में, स्कूटी, स्कूटर और बाइक्स में इसे लगाने की शर्त दी जाएगी। इसका असर ऑटो कंपनियों की लागत बढ़ने के तौर पर सामने आएगा, जो इस ABS सिस्टम को लगाने के लिए उन्हें अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा। बाइक कितनी महंगी होगी, स्कूटी कितनी महंगी होगी, ये पता नहीं है, लेकिन इस समय जबकि बाजार में मांग कम है, ऑटो सेक्टर के लिए इस तिमाही की परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसे समय में कंपनियां ये मान रही हैं कि 1 साल में अगर बाजार रिवाइव हो जाता तो शायद उन्हें लागत एडजस्ट करने में मदद मिलती। लेकिन अब यह फैसला हो गया और अगले साल से कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और नई बाइक्स के साथ ABS लगाना पड़ेगा। ग्राहकों की दृष्टि से, वाहन चालकों की दृष्टि से ये बेहतर फैसला है, इससे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। जी। इस बीच लिक्विड फॉर्म में गोल्ड के गैर कानूनी इंपोर्ट पर सख्ती के लिए सरकार ने कई कोलॉइडल प्रेशियस मेटल के इंपोर्ट पर लगाम लगाई है। सरकार को ये शक था कि कोलॉइडल प्रेशियस मेटल के जरिए भारत में गैर कानूनी तरीके से गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। सर, वो कौन कौन से इंपोर्ट हैं जिनको बैन किया गया है और आखिर में इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह फैसला थोड़ा पेचीदा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है, और भारत में जो सोने का आयात है उसकी दृष्टि से इसे समझना जरूरी है। भारत का UAE के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके तहत ओपन जनरल लाइसेंस OGL में सोने का इंपोर्ट होता है, जिस पर शुल्क मुक्त है, यह शुल्क न्यूनतम है। हो यह रहा है कि भारत में कई दूसरी मेटल्स में मिलाकर
सोने को लाया जा रहा है और उसके सामान बनाकर लाए जा रहे हैं, जैसे किसी एलॉय के साथ सोने को मिलाकर कोई बर्तन या कोई ऐसी चीजें लाई जा रही हैं जो दरअसल इस नियम के तहत नहीं आती। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत में इंपोर्ट होने वाला गोल्ड और सिल्वर जो किसी दूसरी मेटल के साथ मिलाकर लाया जाएगा उसे ओजीएल से बाहर कर दिया गया है और उसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है, ताकि भारत में जो आने वाला सोना है वो सोने के तौर पर आए, किसी तरह से छिपकर नहीं आए। इसी तरीके की का एक फैसला इससे पहले प्लेटिनम को लेकर भी हुआ था, जब प्लेटिनम के एलॉय पर भी सरकार ने इसी तरीके की सख्ती की थी। भारत में सोने का आयात रिकॉर्ड स्तर से बढ़ रहा है, हालांकि मांग कम हुई है ब्याज दरें सोने की दरें बढ़ने के कारण, सोना महंगा होने के कारण, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर सोने के आयात का दबाव बना हुआ है और उसे ही रोकने की कोशिश है कि ये जो मिक्स आधार पर ये जो लूप होल्स के सहारे सोना लाने की कोशिश की जा रही उस पर रोक लगाई जाए। जी, इस बीच रिजर्व बैंक की तरफ से गोल्ड लोन नियमों में बदलाव की वजह से गोल्ड लोन कारोबार से जुड़ी कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि नए नियमों के बाद गोल्ड लोन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल बदलने होंगे, साथ में ऑपरेशन और सर्विस नियमों में भी बदलाव करना होगा। जून की शुरुआत में ही रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू नियम बदले हैं। सर, इस नियम में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? ये सही बात है विपुल जी कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या जो प्रेक्षक कह रहे हैं कि भारत की जो प्रमुख गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनका पूरा बिजनेस मॉडल इससे हिल जाएगा। आरबीआई के जो नए नियम आए हैं वो भारत में गोल्ड लोन की पूरी व्यवस्था को सिरे से बदलने जा रहे हैं। मुथूट मनापुरम जैसी कंपनियां, उनके के स्टॉक्स पर भी असर पड़ा है, बाजार में भी उनके लिए चुनौती होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोन टू वैल्यू रेशियो, एक जो महत्वपूर्ण पैमाना होता है गोल्ड लोन में, उसकी पूरी प्रक्रिया बदल दी है रिजर्व बैंक ने। इस प्रक्रिया के तहत हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया बदली कैसे गई। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब ये होता है कि जो जिस एसेट पर लोन दिया जा रहा है उसके अनुपात में लोन का, उसकी कीमत के अनुपात में लोन का वैल्यूएशन क्या है। और अब 85% तक की एलटीवी लिमिट तय कर दी गई है 2.5 लाख के कर्ज के ऊपर, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 80% और 5 लाख से ऊपर 75%। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो गोल्ड की कीमत होगी, जिस समय गोल्ड लोन के लिए प्लेज किया जाएगा, उस कीमत के अगेंस्ट उसकी एलटीवी लिमिट 85% होगी। यानी जो गोल्ड की कीमत है उसका 85% के आसपास तक का कर्ज मिलेगा और ये कर्ज की सीमाएं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एलटीवी की गणना में एक और जो बड़ी बात है जो कि कंपनियों के लिए चुनौती बनेगी कि लोन टू वैल्यू रेशियो की गणना में पूरी अवधि का ब्याज जोड़ा जाएगा। यानी जितना ब्याज किसी कर्ज लेने वाले को देना होगा वो भी एलटीवी की गणना में लोन टू वैल्यू में जोड़ा जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा विपुल जी, कि जो शुरुआती तौर पर लोन की राशि मिलती है वो कम होगी। यानी आप गोल्ड जितने का प्लेस करेंगे, गोल्ड की जितनी वैल्यू होगी उसकी तुलना में कर्ज लेने वाले को कम कर्ज मिलेगा और ये एक तरीके से कर्ज को, सोने के बदले कर्ज को डिस्करेज करेगा, हतोत्साहित करेगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव है। दूसरा, गोल्ड लोन के मूल्यांकन के भी नियम बदल दिए हैं आरबीआई ने अपनी नई व्यवस्था में। इसमें यह कहा है कि केवल नियमित आय की शर्त भी शामिल कर दी गई, केवल सोने पर निर्भरता नहीं। ये बेहद महत्वपूर्ण शर्त है, समझना जरूरी है, क्योंकि भारत में गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो पिछले 2 साल के अंदर रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। यानी सोने के बदले कर्ज, केवल इस पर नहीं कर्ज मिलेगा कि आपके पास सोना है, यह भी देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या उस कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास रेगुलर इनकम है कि नहीं है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि भारत में बहुत सारे गोल्ड लोन बाद में डिफॉल्ट कर जाते हैं, लोग उस कर्ज को नहीं चुका पाते और फिर कंपनियां उस सोने को बेचती हैं और एक तरीके से डिस्ट्रेस का असर है। तो इससे भी गोल्ड लोन कंपनियों के लिए डिस्करेजमेंट होगा, क्योंकि अभी तो कोई भी व्यक्ति सोना उठाता है, लोन कंपनी के पास ले जाता है और उस पर कर्ज ले लेता है। अब वो उससे ये भी पूछेगी कि तुम्हारी रेगुलर इनकम क्या है, तुम इसकी किस्तें चुका पाओगे, भर पाओगे कि नहीं। 2.5 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए तो आय जरूरी नहीं होगी। कंज्यूमर कर्जों के लिए तेज भुगतान की व्यवस्था भी की गई है। तो ये 2 बड़े बुनियादी बदलाव हैं, जिसके बाद गोल्ड लोन एज अ बिजनेस, एज अ एसेट बहुत आकर्षक नहीं रह जाएगा कंपनियों के लिए। इसका सर कंपनियों के ऊपर क्या असर दिखाई दे रहा है आपको इन बदलाव का? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, क्योंकि उनको अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करना होगा नए एलटीवी मॉडल के तहत। अभी की व्यवस्था में गोल्ड लोन कंपनी के पास लोन के लिए सोना जाता है, उसका वेट किया जाता है, उसकी वैल्यू के अगेंस्ट लोन दे दिया जाता है। एलटीवी का पूरा मॉडल बदलने में लागत होगी। मुथूट और मनापुरम जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इन पर सबसे ज्यादा असर होगा। दूसरा है कि एलटीवी कम होने से जो 3 से 6 महीने के छोटी अवधि के कर्ज हैं वो बढ़ेंगे, लंबी अवधि के कर्ज नहीं बढ़ेंगे, ताकि ब्याज का बोझ कम हो सके।
छोटे व्यवसायों के लिए जिन पर एलटीवी के नियम सख्त हैं उन्हें कर्ज मिलने में सुविधा होगी, लेकिन ब्याज शामिल करने से, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि एलटीवी के फार्मूले में ब्याज शामिल करने से कर्ज की राशि घट जाएगी और इस वजह से ग्राहक सोने के पूरे मूल्य के बदले कर्ज नहीं ले पाएंगे और इसका सीधा असर अंततः कंपनियों का मुनाफा कम होगा, मार्जिन पर दबाव होगा और लागत बढ़ेगी। तो गोल्ड लोन कंपनियों के लिए ये नए नियम उनके बिजनेस मॉडल के लिए यकीनन अच्छे नहीं है। इस बीच इजराइल ईरान युद्ध की वजह से उड़ान सेवाओं पर पड़े असर और हाल में एयर इंडिया की विमान दुर्घटनाओं के बाद गुरुवार को सरकार ने एयरलाइंस की सिक्योरिटी प्रावधान, पैसेंजर सेवाओं और परफॉर्मेंस का निरीक्षण किया। इसी सिलसिले में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने सभी प्रमुख एयरलाइंस के मैनेजमेंट से भी मुलाकात की है। सर, एयरलाइन सेफ्टी पर इतना बड़ा रिव्यू करने की आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है आगे चल के? विपुल जी, ये बेहद गंभीर है एयरलाइन सिक्योरिटी का रिव्यू और सरकार को दरअसल इस बात का उत्तर या जवाब देना चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर भारत में एविएशन सेक्टर के विस्तार के कारण कंपनियों ने तेजी से अपनी सेवाएं बढ़ाई, विमान अधिग्रहित किए या लीज पर लिए, हवाई अड्डे बने और उस दौरान जो बुनियादी जिम्मेदारी थी सुरक्षित विमान होने की, वो बात कहीं पीछे छूट गई और इसलिए जो बड़ा सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है उसका नतीजा आप देखिए। एयर इंडिया के करीब 80 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। एयर इंडिया के बड़ी संख्या में विमान जांच के दायरे में है। यही स्थिति शायद इंडिगो और स्पाइस जेट की भी है। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में एविएशन सिक्योरिटी को इग्नोर किया गया, अनदेखा किया गया। अहमदाबाद के क्रश पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम चीज़ें उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि उसका इंजन पहले ही बदला गया था, लेकिन उस घटना के बाद जैसे हमने देश के अलग अलग हिस्सों में और बल्कि भारतीय विमानन कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी सुरक्षा संबंधी, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं देखी, वो बताती हैं कि चीज़ें खासी गंभीर थीं और इसने शायद सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो पूरे के पूरी एविएशन सिक्योरिटी को और विमानों की बड़े पैमाने पर पड़ताल करे। जी, इस बीच बैंकों और एनबीएफसीज को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियमों में ढील दी है। पहले जो ड्राफ्ट जारी किया गया था उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में 5% प्रोविजनिंग के प्रावधान की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रोविजनिंग को घटा करके 1 से 1.25% कर दिया गया है। हालांकि ये भी पुरानी व्यवस्था से ज़्यादा प्रोविजनिंग होगी। मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ 0.4% प्रोविजनिंग का प्रावधान है। सर, प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनियों के नियमों का इंतज़ार आखिर में इतने लंबे समय से क्यों हो रहा था और इस जो फैसला हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं आप? वास्तव में बैंकिंग और एनबीएफसी उद्योग इसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहले चरण में जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई थी वो काफ़ी आक्रामक थी और बैंकों और एनबीएफसीज के लिए प्रोविजनिंग को थोड़ा मुश्किल बनाती थी, क्योंकि उनको अपनी कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्रोविजनिंग में डालना होता था। इसका दूसरा असर यह था कि भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी रुक गई थी, क्योंकि बैंकों को इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है। अब इस प्रक्रिया के तहत अप्रूवल के, क्लियरेंस के, किस इंफ्रा प्रोजेक्ट की आकार में कितना शेयर बैंक ले सकेंगे, समूह में अगर कंसोर्टियम बनाकर किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट को फिनांस किया जाता है तो उसकी क्या हिस्सेदारी होगी, इस सब के नए नियम तय कर दिए गए हैं। हालांकि जैसा आपने कहा, प्रोविजनिंग पिछले पैमानों से तो ज़्यादा है, लेकिन जो नया प्रस्ताव आया था उसकी तुलना में काफ़ी कम हो गई है और यही वजह थी कि हमने आज बैंकिंग स्टॉक्स में और एनबीएफसी स्टॉक्स में सुधार देखा, रिकवरी देखी, क्योंकि इंफ्रा बैंकों के लोन पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंक बड़े पैमाने पर कर्ज देते हैं, तो इसलिए वो उनके मार्जिन्स पर आने वाले समय में दबाव बनने की संभावना थी पिछले प्रस्ताव की रोशनी में। और इस पर बैंकों और एनबीएफसी ने आरबीआई से बात भी की थी, उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे और उसका नतीजा है कि अब बैंकों के लिए, एनबीएफसी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। बिल्कुल, और आज काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया इन तमाम शेयरों के अंदर। आरईसी, एफपीसी, आईआरएफसी, ये तमाम वो शेयर जो कि अलग अलग सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग करते हैं, उन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम, इरिडा जैसे शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। इस बीच देश में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी हो सकती है। कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के पास जुलाई अंत तक की ज़रूरत का रेयर अर्थ मैग्नेट स्टॉक पड़ा हुआ है और तब तक चीन से सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है। कंपनी चीन के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी रेयर अर्थ की सप्लाई की संभावनाएं तलाश रही है। हालांकि आरसी भार्गव ने यह भी कहा कि जब तक सप्लाई बहाल नहीं होती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।
सर, क्या मारुति जैसी स्थिति बाकी कंपनियों की भी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? कैसे देख रहे हैं ऑटो सेक्टर का भविष्य आप? मारुति तो थोड़ी बेहतर स्थिति में है विपुल जी। मारुति के पास तो तब भी जुलाई तक के मैग्नेट्स का स्टॉक मौजूद है, और उसकी एक बड़ी वजह है कि मारुति के पास जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी, उससे भी सपोर्ट उपलब्ध है। पर बाकी कार कंपनियों के पास तो स्टॉक्स हैं ही नहीं, और बाइक कंपनियों के पास तो बिल्कुल नहीं है। रेयर अर्थ मैग्नेट की चुनौती अमेरिका के स्तर पर तो हल हो गई है, कुछ हद तक यूरोप के लिए भी हल हो गई। भारत में इसमें कोई समाधान नहीं आया है। भारतीय कंपनियों की चीन के साथ बातचीत की कोशिश, भारतीय पक्ष की तरफ से तमाम प्रयास, लेकिन इसके बाद भी अभी रेयर अर्थ की आपूर्ति भारतीय कंपनियों के लिए सामान्य नहीं हो सकी है। भारत और चीन के बीच रिश्ते भी थोड़े खिंचाव भरे हैं। इसकी भी एक बड़ी वजह है। और फिलहाल हालांकि वैकल्पिक आपूर्ति की कोशिश की जा रही है, बाजार में जहां उपलब्ध है उन्हें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा आपको पता है, हम विस्तार से अपने कार्यक्रम में अर्थम में बता भी चुके हैं, पिछले सप्ताह के अर्थम में जब हमने बताया था कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर चीन पर पूरी दुनिया की निर्भरता बेहद अधिक है। तो इसलिए चीन के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। चीन से ही रेयर अर्थ मैग्नेट फिलहाल प्रोक्योर किए जा सकते हैं, मंगाए जा सकते हैं, और इसलिए फिर नए सिरे से कंपनियां प्रयास कर रही। और इसका असर केवल ऑटोमोबाइल पर नहीं पड़ रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी आने वाले समय में दिखाई देगा, जब रेयर अर्थ के स्टॉक्स खत्म होना शुरू होंगे। इस बीच भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर चोट पहुंच सकती है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के तेल पर नए प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस के क्रूड के से तैयार किए गए हों, भले ही उसकी प्रोसेसिंग रूस के बाहर की गई हो। अगर ऐसा होता है तो भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत में इंपोर्ट होने वाले तेल में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रूस के तेल की है, और भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूरोप बड़ा बाजार है। सर, कई सारे सवाल हैं इसमें। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये कि नए प्रतिबंधों में अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई हैं? विपुल, यूरोपियन यूनियन रूस पर अपने प्रतिबंधों की 18वीं किश्त जारी करने जा रहा है, जिस पर यूरोपियन यूनियन में सहमति भी बन गई है इस बैठक में। और इस बैठक में जो क्रूड ऑयल को लेकर रूस पर सख्ती की गई थी, उसे और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। पर्पज़ यह है कि रूस को क्रूड ऑयल से मिलने वाली कमाई और कम की जा सके, जिससे कि उसकी युद्ध की फिनांसिंग कम हो सके, और रूस की और यूक्रेन के खिलाफ हमले कम किए जा सके। इधर हाल में ही 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा भी है कि रूस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ खिसक रही है। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा सक्रियता यूरोप ने दिखाई है इस प्रतिबंध को लाने के लिए, ताकि रूस को रोका जा सके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा तेल बेचने से या तेल से ज़्यादा कमाई करने से और उसकी हथियार फैक्ट्रीज सीमित हो सकें। भारत के लिए ये एक नए तरीके की परिस्थिति है जो इस प्रतिबंध से सामने आती है, क्योंकि भारत चूंकि अपनी ज़रूरत का 40% तेल रूस से इंपोर्ट करता है, तो रूस पर नए क्रूड ऑयल प्रतिबंध आने के बाद भारत की परिस्थिति बदलेगी। इस नए परिस्थिति में भारत में आने वाले तेल और भारत से जाने वाले पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर भी असर होगा, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में आने वाला क्रूड तो सस्ता हो सकता है, पर भारत से बाहर जो क्रूड जाता है, जो प्रोडक्ट जाते हैं, उन पर असर पड़ेगा। जैसा आपको पता है कि भारतीय रिफाइनरीज रूस के यूराल ग्रेड क्रूड का इंपोर्ट करती हैं और उसे भारत में रिफाइन करके डीजल को यूरोप को बेचती हैं। नए प्रतिबंधों में रूस के क्रूड ऑयल को 2 तरह से टारगेट किया जा रहा है। एक तो जो तेल मूल्य की सीमा है उसे $60 से घटाकर $45 पर बैरल कर दिया गया है। पहले नियम था कि जो भी क्रूड बेचा जाएगा रूस की तरफ से, उस पर $60 की लिमिट तय होगी, इससे ऊपर और क्रूड नहीं बेच पाएगा। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत यूरोपीय संघ और यह तय करने वाला है कि अब जो क्रूड रूस से बिकेगा वो $45 से ज़्यादा महंगा नहीं होगा। इससे रूस की तेल से होने वाली इनकम करीब 27% घट जाएगी। तो ये तो पहली चीज ये कि रूस को अब और सस्ता कच्चा तेल बेचना पड़ेगा। दूसरा ये कि रूसी कच्ची तेल से बने हुए जो रिफाइनरी प्रोडक्ट हैं, वो उसमें गैसोलीन है, उसमें डीजल है या बाकी प्रोडक्ट हैं, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। और इसके निशाने पर भारत की रिफाइनरीज हैं जो रूस से सस्ता तेल लेकर उसके डीजल में बदलकर उसे यूरोप को बेचती थी। और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है भारत से पेट्रोलियम का। आपको याद होगा कि पिछले पूरे साल सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बार बार एक्सपोर्ट टैक्स और ड्यूटी लगाई थी उससे अतिरिक्त कमाई के लिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो इस प्रतिबंध का हिस्सा है, वो शैडो फ्लीट है। दुनिया में करीब 153 के आसपास ऐसे शैडो टैंकर हैं जिनका इस्तेमाल रूस करता है, और
अवैध तरीके से अपने कच्चे तेल को दुनिया के बाजारों में भेजता है। भारत और चीन जैसे देश भी इस तरीके के शैडो फ्लीट से बहुत सारा तेल खरीदते हैं और इस पर सख्ती होने जा रही है। और जब ये शैडो फ्लीट नहीं चलने दिए जाएंगे, बंदरगाहों पर नहीं होंगे, तो भारत के लिए शिपिंग की लागत में बढ़ोतरी होगी। जी सर, इसका इन तमाम चीज़ों का भारत के ऊपर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? देखिए, अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भारत के लिए तो यह खबर थोड़ी अच्छी है, क्योंकि भारत जो क्रूड $60 में खरीद रहा था वो $45 में खरीदेगा, तो भारत में आने वाला कच्चा तेल तो सस्ता होगा, जो भारत के लिए इस समय जबकि कच्चे तेल की कीमतें $75 $76 से ऊपर है, तो रूस से आने वाला क्रूड सस्ता हो जाएगा भारत के लिए। लेकिन रिफाइनरीज के लिए चुनौती बढ़ेगी। छूट रिफाइनरी के लिए मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन रिफाइनरीज पर सख्ती हो सकती है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो यूराल ग्रेड क्रूड से बनाए गए प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बेच सकते। और इसलिए भारत की रिफाइनरीज ने कोशिश भी शुरू कर दी है कि रोसनेफ्ट जैसी जो बड़ी रूसी कंपनियां हैं उनसे एक मुश्त बड़े डील किए जा सकें, आयात किए जा सकें। तो अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, इस टेबल में हम आपको दिखाते हैं। रिफाइनिंग माइनिंग में करीब 10 से 15 बैरल तक की छूट है, लेकिन मूल्य सीमा लागू होने के बाद छूट बढ़ सकती है। कच्चे तेल का आयात भारत में करीब करीब 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सस्ता यूराल तेल आने से भारत के लिए कच्चे तेल की लागत कम होगी। शिपिंग की प्रक्रिया में महंगाई आएगी, क्योंकि शैडो फ्लीट्स बंद होंगे तो भारत को आने वाले टैंकर महंगे हो सकते हैं। तो ये मिक्स बैग है, नया प्रतिबंध भारत के लिए मिक्स बैग है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध रूस पर तो सख्ती कर रहे हैं, पर भारत के लिए परोक्ष रूप से सस्ते कच्चे तेल का मौका लेकर आ रहे हैं। जी, इस बीच विदेश बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को प्रति डॉलर रुपया 86.73 के स्तर तक टूट गया, जो कि 3 महीने का निचला स्तर है। रुपए में ये गिरावट ऐसे मौजूदा समय में देखने को मिल रही है, जिस समय कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एफआईएस की तरफ से भी फ्यूचर में बिकवाली देखने को मिल रही है। सर, रुपए को लेकर के भविष्य का आउटलुक क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, जो रुपए पर दबाव रहेगा। अगर आप आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ताजे फैसले को देखें तो आरबीआई ने ब्याज दरें कम करने के साथ साथ इस तरीके के संकेत भी दिए थे, परोक्ष रूप से संकेत दिए थे कि वो बाजार में रुपए की गिरावट में बहुत ज़्यादा दखल नहीं करेगा, धीमे धीमे रुपए को गिरने देगा। और उस दौरान जो दर्शक हमारे नियमित उन्हें याद होगा, जब हम लोगों ने मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा पर कहा था तो हमने उस समय चर्चा में कहा था कि भारतीय रुपए में क्रमशः गिरावट होती जाएगी। तात्कालिक असर कच्चे तेल की कीमतों का है, जो $77-78 के आसपास पहुंच गई हैं, उसका असर रुपए पर दिखाई देगा। डॉलर भी, हालांकि डॉलर कमजोर है, लेकिन मध्य पूर्व के संकट के कारण पिछले 2-3 दिनों में डॉलर में हमें एक स्थिरता और मजबूती दिखाई दी है, तो उसका भी एक असर भारतीय रुपए पर पड़ रहा है, क्योंकि पैरिटी है। और तीसरी बड़ी चीज जो आपने स्वयं कही कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है। आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतें अगर और बढ़ने की आशंका बनती है ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान, और अगर हमें इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स के ऊपर कोई गतिविधियां दिखाई देती हैं, तो इंपोर्टर्स की डॉलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो और ज़्यादा तेल खरीदने की और हेज करने की कोशिश करेंगे, और उस दौरान आरबीआई को बाजार में दखल देना पड़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल रिजर्व बैंक ने इस ताजी गिरावट में, तो 3 महीने का न्यूनतम स्तर है रुपए का, आरबीआई ने कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया है, छोटे मोटे स्तर पर। तो रुपया ढलान की तरफ है, आउटलुक गिरावट और दबाव का ही है, पर क्रमशः धीमे धीमे रुपया 86 से 87 और 88 के स्तरों तक बढ़ेगा। इस बीच डीएम के सांसद ने सन टीवी के कार्यकारी चेयरमैन कलानिधि मारन को लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है। दयानिधि मारन ने ये आरोप लगाया है कि कलानिधि ने गैरकानूनी तरीके से सन टीवी नेटवर्क और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के शेयर ट्रांसफ़र किए हुए हैं। दयानिधि ने यह भी कहा कि कलानिधि ने सिर्फ 1.2 करोड़ की कीमत पर 3500 करोड़ के शेयर अपने नाम कर लिए हैं। सर, ये मारन बंधुओं के बीच में ये क्या झगड़ा है, और कि इस झगड़े की वजह आप क्या मान रहे हैं? यह बड़ा विवाद है जो अब शायद सुर्खियों में आने वाले समय में बनेगा, और सन टीवी नेटवर्क पर इसका असर पड़ेगा। दयानिधि मारन और कलानिधि मारन के बीच तनाव था इस समूह में, ये पहले से पता था, पर पहली बार एक लीगल केस के तौर पर दाखिल किया गया, और इसमें जो आरोप लगाए गए कलानिधि मारन पर वो बेहद गंभीर हैं और वो झगड़े की गंभीरता बताते हैं। आरोप ये लगाए गए हैं कि कलानिधि मारन ने, जो उनकी मां है दयानिधि और कलानिधि की, कावेरी और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने मिलकर कंपनी के अधिकांश शेयरों पर हिस्सेदारी कर ली। जबकि जब ये रिपोर्ट में कहा गया, जो रिपोर्ट दाखिल की गई उसमें कहा गया है कि
इस समूह के पास कलानिधि के पास टीवी के कोई सन टीवी के कोई शेयर नहीं थे, मतलब 2003 के हिसाब से। लेकिन अब वो इस कंपनी में 75% के हिस्सेदार हैं। और ये सब उस दौरान हुआ है जब दयानिधि और कलानिधि के पिता मुरासोरी मारन, जो कि प्रमुख नेता थे, वो बीमार थे। और ये पहली लीगल बैटल अब खुलकर सामने आ गई है। ये झगड़ा सन टीवी नेटवर्क के लिए और सन टीवी की साख के लिए भारी पड़ेगा। ये लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। इस बात का इंतजार है कि कलानिधि की तरफ से इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। जी, इस बीच ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री को लेकर के अटकलें अब कम होने लगी हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ट्रंप 2 हफ्ते के भीतर फैसला लेंगे कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा या फिर नहीं करेगा। इन 2 हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। बातचीत में ईरान को परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। सर, अभी शांति की कोशिशों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल जी, बाजार थोड़ा राहत देता दिखाई दिया। आज बाजार को ये राहत मिली थी। सुबह हम लोगों ने उंगलियों पर दुनिया में ये संकेत भी दिया था। 2 तरह से शांति की कोशिशें शुरू हुई। कल हमने अपनी चर्चा में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ईरान पर सीधी कार्रवाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी जनता का जो सेंटिमेंट है वो अमेरिका को किसी युद्ध में शामिल होने के देने के पक्ष में नहीं है। और रिपब्लिकन सांसदों के बीच में भी इस पर मतभेद हैं, जैसा कि अमेरिकी मीडिया में और बाकी जगह प्रकाशित खबरों से पता चला था। और वैसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम को इस बात का संकेत दिया कि वो डिप्लोमेसी को 2 हफ्ते का समय देना चाहते हैं। और ये 2 हफ्ते का समय बेहद अप्रत्याशित है, क्योंकि अभी से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनका धैर्य चुक रहा है और वो सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स इस बात की थी कि अमेरिका के जंगी जहाज, सैन्य जहाज भूमध्य सागर और अरब सागर में सक्रिय हो गए हैं और बहुत सारा साजो सामान मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अब 2 जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें पहला प्रयास तो ये है कि जो अमेरिका के स्पेशल एम्बेसडर हैं मिडिल ईस्ट के लिए, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है। 2-3 बार बात हुई है। यह बातचीत उस बर्फ को पिघलाने की, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती दिखती है। दूसरी तरफ इसके समानांतर जर्मनी, यूके और फ्रांस ने यूरोप से एक पहल शुरू की है शांति वार्ता की, न्यूक्लियर, खासतौर से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को सीमित करने के लिए। वहां भी जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो इन वार्ताओं में हिस्सा ले रहे हैं और वहां से जो सूचनाएं आ रही हैं वहां से भी इसे संभालने की कोशिश की जा रही है। इधर अगर आप देखें तो थोड़े तेवर भी नरम पड़े हैं। इजराइल, जो कि अभी से 2 दिन पहले तक, 24 से 48 घंटे पहले तक खामनेई को मिटाने की और ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कह रहा था, अब इस तरीके की खबरें आई हैं अल जज़ीरा और बाकी नेटवर्क्स पर जो बता रही हैं कि शायद इजराइल भी कह रहा है कि नहीं, सत्ता परिवर्तन या खामनेई को हटाना उसका मकसद नहीं है, वह केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना चाहता है। तो ये बदलाव है पिछले 24 घंटे का। जहां कल तक जो स्थिति बिल्कुल ऐसी दिख रही थी कि इस युद्ध में कोई तीसरी बड़ी ताकत शामिल होगी, वो स्थिति तो अब नहीं है। थोड़ी परिस्थिति सहज होती दिख रही, सहज तो नहीं, लेकिन हाँ शांति की कोशिश होती दिख रही। और उसका असर में कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखाई दिया है। कच्चे तेल की कीमतें सुबह $77 से ऊपर थी, अब थोड़ा घटकर नीचे आती दिखी हैं। सर, अब तेल बाजार को लेकर के यहाँ से अब क्या भविष्य के लिए संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या इसका असर कच्चे तेल में देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा थोड़ा सा तो नरमी देखने को मिली है, 79 से तो नीचे आ गए। हाँ, वही बात है कि ये सुबह से अगर आप देखें, आज सुबह से कल रात में जब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उसके बाद से कच्चे तेल की कीमतों में हमने कमी देखी। WTI भी थोड़ा नरम पड़ा, हालांकि WTI में अमेरिका के बाजार में आपूर्ति को लेकर मजबूती है। अभी भी युद्ध तो समाप्त नहीं हुआ है, हमले भी जारी हैं। सुबह तक हमले हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच में। एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे भी निशाना बनाया गया है। तो जंग तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जंग को रोकने की कोशिशें जरूर शुरू हो गई हैं कि किसी तरह से खत्म कराया जा सके। कच्चा तेल का बाजार, क्रूड ऑयल का बाजार बिल्कुल एज पर है। बाजार में सप्लाई की कमी नहीं है, आपूर्ति बहुत ज्यादा है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में तो कच्चे तेल को इस समय $60 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि ओपेक ने अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी थी, ईरान का तेल बाजार में आ रहा था। और आज भी इस परिस्थिति में, जबकि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ईरान के तेल की आपूर्ति बाजार में बनी हुई है और वो तेल बाजार में पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति की तरफ से कच्चे तेल में कीमतें बढ़ने का कोई दबाव नहीं है, बल्कि एक किस्म से ओवर सप्लाई है। हाँ, अगर
कुछ प्रमुख रास्तों पर, खासतौर से जो होर्मुज स्ट्रेट्स है जिसको सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, वहां कोई गतिविधियां होती हैं, इसके का खतरा था विपुल जी कल तक। अगर अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई होती तो शायद होर्मुज स्ट्रेट रिस्क में आ सकती थी, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं है ईरान पर, तो अभी कच्चे तेल के बाजार में उतार चढ़ाव, अनिश्चितता तो बनी रहेगी, एज पर रहेगा। लेकिन जो बात गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां 2 दिन पहले कह रही थी कि $90 और $100 के आसपास पहुंच जाएगा, वो परिस्थिति अभी फिलहाल तो मतलब आज तक तो बनती नहीं दिखाई दे रही, पर ये जंग है, रात में कल सुबह कुछ भी हो सकता है। जी सर, बात तो आपकी सही है, लेकिन इन सबके बीच में अगर हम इसको अगर बाजार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आखिरी के 15 मिनट में बाजार तो तेज़ी सुबह से दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, करीब 1.25% ऊपर जो है वो निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया, 25,100 के ऊपर जो है क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है। क्या ये इस बात के संकेत हैं कि चीज़ें बेहतर दिशा में जा रही हैं, या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टेटमेंट चेंज होते हैं ट्रम्प साहब के, ये सोमवार तक कुछ हो सकता है, चीज़ें बदल भी जाएं? विपुल जी, हम लोग जो कूटनीतिक और जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं वो तो सामने खुली किताब की तरह कि ईरान और इजराइल के बीच में इस क्षेत्र में आधिपत्य की जंग है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का बड़ा नुकसान किया है और इजराइल लंबे समय से युद्ध में है। तो अगर आप बराबरी देखें तो इजराइल के पास ईरान के परमाणु संयंत्रों को ध्वस्त करने लायक सैनिक क्षमता उपलब्ध नहीं है, जबकि इजराइल 2 साल से एक लंबे युद्ध में है, मिलिशिया के साथ प्रॉक्सी वार में है। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था और इजराइल की सैन्य सामान क्षमता की एक सीमा है, इसके बाद भी इजराइल इस जंग को करेगा। जबकि ईरान लंबे समय से प्रतिबंध में है और शायद जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है, ईरान ने उसकी तैयारी भी लंबे समय से की थी। इस परिस्थिति के बीच में अगर आप इसे विशुद्ध आर्थिक नजरिए से देखें और सारी चीजों को घुमाकर एक जगह लाने की कोशिश करें, तो जंग रुकने की या जंग आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी संभावना क्या है? सबसे बड़ी संभावना यह है कि कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि क्रूड केवल हमारे भारत या चीन के लिए महंगा नहीं हो रहा है। क्रूड तो WTI भी $75 से ऊपर पहुंच गया है, $76 के आसपास है, अमेरिका का क्रूड भी। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में महंगाई की एक और नई लहर और नया दौर आए, क्योंकि वैसे भी वो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है और अमेरिका में ब्याज दरें घटाई जानी चाहिए। तो इस युद्ध को रुकवाना, इस युद्ध को संतुलित कराना या इसे बंद कराना डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक मजबूरी भी है, अमेरिका की आर्थिक मजबूरी भी है। क्योंकि अमेरिका में अगर तेल की कीमतें इस तरह से बढ़ती रहेंगी तो फिर अमेरिका में मंदी और महंगाई और स्टैग्फ्लेशन आने से कोई नहीं रोक सकता। ये लगभग 1973 जैसी स्थिति, याम की पुरवार जैसी स्थिति बनती दिखाई देगी। यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में भी महंगाई बढ़ी हुई है, उनके लिए भी कच्चे तेल और गैस की कीमतें जरूरी हैं। तो वो जो तेल जो इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है और सबसे महत्वपूर्ण है, वही शायद बाजारों को इस बात का संकेत दे रहा है कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था इस समय महंगे कच्चे तेल का, एक सीमा से अधिक महंगे कच्चे तेल का बोझ उठाने के लिए की स्थिति में नहीं है। और दूसरा जो बड़ा खतरा नाभिकीय युद्ध का है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है और इजराइल के पास भी परोक्ष रूप से ऐसी क्षमताएं हैं, तो वो खतरा भी मौजूद है। तो इसलिए ये जो कोशिशें शुरू हुई, शायद उन्हीं से को बाजार ने आज अपने आखिरी 10-15 मिनट में समझने की कोशिश की होगी। दुनिया को इंतजार है कि शायद किसी युद्ध विराम की, किसी संक्षिप्त युद्ध विराम की घोषणा अगले 1-2 दिनों में हो जाए, इन तमाम कोशिशों के संदर्भ में जो यूरोप से और अमेरिका से ईरान और इजराइल के बीच में चल रही हैं। चलिए, इसी उम्मीद में कि चीज़ें सकारात्मक अगर होती हैं तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए, बाजार के लिए, सबके लिए अच्छा होगा, हमारे आपके लिए भी अच्छा ही होगा। देखते हैं वीकेंड पे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, और अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा तो आपको हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। जाते जाते सर, इस बार अर्थम में क्या कुछ विशेष रहने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। अर्थम इस बार आपको ईरान और इजराइल की जंग के बीच में ले चलेगा, और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में कुछ ही लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ ही ऐसी शत्रुताएं होती हैं जो इतनी बड़ी और इतनी भीषण होती हैं। ये जंग लंबी क्यों चल सकती है, इसके समाधान निकलने में क्या समय लगेगा, क्यों दुनिया के प्रमुख तेल कॉरिडोर के सर पर खड़ी ये जंग किसको किसको प्रभावित कर रही है, और किस तरीके की क्षमताएं और क्या अभूतपूर्व हो रहा है। मध्य पूर्व के पास टकराव का, कन्फ्लिक्ट का युद्धों का एक बड़ा पुराना इतिहास है, पर यह सबसे अनोखा और सबसे कई युद्धों का युद्ध है, और इसलिए दुनिया की ताकतें भी हिचक कर इस मामले में हाथ डाल रही हैं। इस बार विस्तार से समझिए कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और आने वाले समय में क्या हो सकता है, और खास तौर पर कच्चे तेल की महंगाई और कच्चे तेल और गैस को लेकर, जो कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है।
पर इस युद्ध ने यह साबित किया है कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा कितनी फ्रेजाइल, कितनी कमजोर है, कितनी नाजुक है। हम विस्तार से आपको बताएंगे उन चीजों को जो चीजें दुनिया की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रही हैं इस जंग के मैदान से। इस बार के अर्थम में विशेष रूप से कई नई जानकारियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, बोनस पॉइंट को। लेकिन वीकेंड पे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं, तो लगातार अपने तमाम वीकेंड की जो आपकी व्यस्तताएं रहती हैं उनको निपटाते हुए बोनस के साथ बने रहिए, नए नए प्रोग्राम देखते रहिए ताकि अगले हफ्ते की रणनीति आप अच्छे से बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।